आज से हम लोग केमिस्ट्री का शुरुआत करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपको इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बताया गया था और केमिस्ट्री का सिलेबस का डिटेल बताया गया था कि क्या क्या सिलेबस है जो हम लोग को फिजिकल में, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर जिसको कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री में रखा था, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का स्टडी करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए जरूरी है। बेसिकली ये 9th-10th लेवल का ही चीज है, जो भी आपको पढ़ाएंगे एवरीथिंग विल बिलोंग टू 9th and 10th क्लास। ठीक है, अलग बात है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ना समझा हो वहां पे और इसी कारण से हमें आपको यहां पे बताना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर कुछ लोग का छूट रहा है जिसके कारण से हमें यहां पे बेसिक केमिस्ट्री को सबसे पहले करना जरूरी हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है, केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच है, केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन इस तरह से करते हैं कि केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट मैटर and the changes that they undergo। केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर मतलब होता है पदार्थ, अगर हिंदी में बात करें तो मैटर का मतलब होता है पदार्थ। केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच है जो मैटर के बारे में स्टडी करता है और मैटर में जो भी चेंजेस होता है, अगर फिजिकल और केमिकल चेंज, उसके बारे में स्टडी करता है। तो केमिस्ट्री का यह सिंपल डिफिनीशन है। केमिस्ट्री एक्चुअली को हम लोग सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। सेंट्रल साइंस कहने का कारण यह है कि ये केमिस्ट्री जो है, कभी कभी आपको लगेगा फिजिक्स की तरह, फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है फिजिक्स की तरह है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जो है बायोलॉजी की तरह है। तो ये जो केमिस्ट्री जो है फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में लाई करता है, दोनों को रिलेट कर रहा होता है। कहीं कहीं रिलेट करने का सेंस यही है कि केमिस्ट्री कभी आपको फिजिक्स की तरह लग रहा होगा, केमिस्ट्री कहीं पे आपको बायोलॉजी की तरह फील हो रहा होगा। तो ये दोनों पार्ट को अटैच करता है, इसलिए केमिस्ट्री का नाम सेंट्रल साइंस भी है। एक और बात जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि देयर इज नो डेथ इन केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि आप रिलीजन में सुनते हो, किसी रिलीजन में पार्टिकुलर, हर रिलीजन में लगभग ये माना जाता है कि देयर इज नो डेथ, ओनली बॉडी डेथ। जो सोल होता है वो डेथ नहीं करता है, ओनली बॉडी जो होगा डेथ करता है, अपना सोल जो होगा नया जो है बॉडी अटेन करता है। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी जो है एटम्स, मॉलिक्यूल, वो डेथ नहीं करता है बल्कि वो नया फॉर्म लेता है। ठीक है, ये सब इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स बताएंगे केमिस्ट्री के बारे में जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री को बनाएगा, केमिस्ट्री को समझने में, केमिस्ट्री के स्कोर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। खैर, तो यहां तो हम लोग बेसिक से ही शुरुआत कर रहे हैं कि केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, matters and the changes that they undergo। जो चेंजेस उसमें होगा उसके बारे में भी स्टडी होता है। तो यही केमिस्ट्री का डिफिनीशन है। केमिस्ट्री को हम लोग सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। केमिस्ट्री का ही दूसरा नाम होता है सेंट्रल साइंस। कहीं कहीं आप देखोगे केमिस्ट्री द सेंट्रल साइंस, इस तरह से किताब का ही नाम है। कुछ फॉर किताब आपको हम बोल सकते हैं जो कि जिसमें हेडिंग यही है, केमिस्ट्री द सेंट्रल साइंस, बिकॉज केमिस्ट्री इज नोन एज सेंट्रल साइंस बिकॉज ये फिजिक्स और बायोलॉजी को रिलेट के बीच में है पड़ा। ये फिजिक्स की तरह है कभी कभी, ये केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरह भी है कभी कभी, तो इसलिए इसको सेंट्रल साइंस कहा जाता है। देखिए, केमिस्ट्री का डिवीजन अगर हम करना चाहें तो बेसिकली केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये बेसिक डिवीजन है। वैसे डिटेल में अगर हम डिवीजन करना शुरू करेंगे तो केमिस्ट्री का बहुत सारा डिवीजन हो जाएगा। पॉलीमर केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बहुत सारा केमिस्ट्री ऐसा होगा जो कि आपको
अलग अलग डायमेंशन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें, जो बेसिक लेवल है, जो हम लोग को पढ़ना है, 12th स्टैंडर्ड की बात करें या इवन ब्रॉड लेवल की ही बात करें हम, तो 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। जो भी हम बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री कर रहे हैं, वो सब इसी तीनों में से किसी एक पार्ट का हिस्सा होगा, ना कि एक नया पार्ट होगा। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ते हो तो डेफिनेटली उसको एक नए पार्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन इन्हीं तीनों पार्ट में से किसी न किसी एक पार्ट का वो पार्ट होगा। ठीक है, तो देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। 3 पार्ट होता है केमिस्ट्री का। सबसे पहला पार्ट है क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे बेहतर तरीका है केमिस्ट्री को पढ़ने का कि सबसे पहले आप क्या करो, फिजिकल केमिस्ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जान लो, और उसके बाद आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इन करो। ये सबसे बेहतर तरीका। अगर आप नहीं करते हो ये ट्रेंड फॉलो, तो आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो केमिस्ट्री। तो सवाल है कि फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री एज द नेम रिप्रेजेंट, फिजिक केमिस्ट्री का फिजिक्स। एक्चुअल में फिजिकल केमिस्ट्री का पहले शुरुआत में जब इसका जस्ट समझ लो कि बर्थ हो रहा था, जब बन रहा था, ये शुरुआत हो रहा था, तो इसका नाम था केमिकल फिजिक्स। एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स से ये डेवलप हुआ है। थर्मोडायनामिक्स पहले फिजिक्स का ही पार्ट था, और थर्मोडायनामिक्स से थर्मोकेमिस्ट्री में आकर के पूरा फिर केमिस्ट्री का एक नया पार्ट बना, फिजिकल केमिस्ट्री इसको कहा जाता है। तो ये सिंपल है, केमिस्ट्री का मान लो फिजिक्स है। एवरी कंसेप्ट, एवरी मॉडल, एवरी थ्योरी जो भी आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में, वो सब इसी का हिस्सा है, फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है। अगर हम ब्रॉडली डिफाइन करना चाहें फिजिकल केमिस्ट्री को, तो मतलब दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ ऑल थ्योरी एंड मॉडल ऑफ केमिस्ट्री, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, the part of chemistry which deals with the part of chemistry which deals with, क्या कह सकते हो, the part of chemistry which deals with all theories and models of chemistry is called physical chemistry। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और इसी कारण से अगर आप इस डिफिनेशन को देखोगे तो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी पार्ट में आ जाता है। जैसे कि जो एक टॉपिक हम बता रहे हैं, जो नहीं लोग लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट हम मान लेंगे, और है केमिकल बॉन्डिंग। लोग अधिकतर लोग इनऑर्गेनिक के साथ पढ़ते हैं इसको, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ज्यादा यूज होता है। इनऑर्गेनिक को थोड़ा कह सकते हो वेटेज देने के लिए इनऑर्गेनिक के साथ पढ़ लेते हैं लोग उसको, लेकिन हकीकत ये है कि जो केमिकल बॉन्डिंग है फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग इज ऑल अबाउट अ स्टडी ऑफ ऑल मॉडल्स और थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, और मॉडल और थ्योरी जो भी है वो सब केमिस्ट्री का हिस्सा है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है। और इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग जैसा टॉपिक जिसको कि लोग इनऑर्गेनिक के साथ पढ़ना शुरू कर दिए हैं, इनऑर्गेनिक के साथ पढ़ते हैं, हम भी आपको इनऑर्गेनिक के साथ ही पढ़ा देंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक को कुछ वेटेज देना है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग जैसे टॉपिक को आप फिजिकल में डाल दो तो फिजिकल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इनऑर्गेनिक आपका बहुत छोटा हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम केमिकल बॉन्डिंग को भी इनऑर्गेनिक में रखें। तो फिजिकल केमिस्ट्री है ये। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ऐसा केमिस्ट्री है जो सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स का स्टडी है। हालांकि उसमें से भी कुछ नहीं, जैसे कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी चीजों का स्टडी इसमें नहीं करते हैं। अल्टीमेटली वैसा कंपाउंड इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसको कि हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स का स्टडी है। ठीक है, तो ये जो है इट इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड्स विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये जो है स्टडी है हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का। फिजिकल
केमिस्ट्री जो होगा सारे मॉडल और थ्योरी को डील करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, मेजर जो है कार्बन ही है, कार्बन का कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी। डेरिवेटिव्स मतलब उससे बना हुआ। कारण क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से ट्रीट करने का? कारण यह है कि कार्बन अकेले इतना कंपाउंड बना लेता है जितना कि बाकी सभी अदर एलिमेंट्स मिलकर नहीं बना पाता है। और क्यों है, कैसे है, ये सब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कार्बन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो कि जिसके कारण ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है, क्यों बना लेता है, ये सारा कुछ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन पॉइंट यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग पार्ट होने का कारण ये है कि ये जो है बहुत कार्बन जो है बहुत बड़ा नंबर, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए उसका एक सेपरेट स्टडी किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट केमिस्ट्री का। जेई के एग्जाम में या पीएमटी के एग्जाम में स्टूडेंट सबसे ज्यादा डरते और घबराते हैं इसी पार्ट से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, अगर उनको अच्छा फैकल्टी नहीं मिला, अगर उनको अच्छे से समझाने वाला नहीं मिला, और इसमें बहुत जरूरी है कि आप बहुत सिस्टमैटिक होके पढ़ो। जहां भी आप जैसे तैसे करोगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट का नेचर होता है कि जहां तहां से पढ़ लिए, कुछ और टॉपिक पढ़ लिए, कुछ और टॉपिक पढ़ लिए, तो आप यहां पे बहुत ज्यादा फंसोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा आपको एकदम सिस्टमैटिकली पढ़ना होगा शुरू से अंत तक, एक तरीके से, जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है हम उससे पढ़ाएंगे आपको। और आप देखोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फिजिक्स की तरह फील होगा जब आपको पूरा कंप्लीट करेंगे। तीसरा पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है कार्बन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव्स, उसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड का स्टडी। इवन कार्बन का कार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का स्टडी है। तो इट इज स्टडी ऑफ all chemistry of, it is study of chemistry of all elements, all elements except कार्बन को छोड़ करके बाकी सारे का स्टडी है। however हम लिख दें कि CO3 2 minus C bicarbonate, ठीक है, CO and CO2 ... are studied in इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहां भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है किसी तरह का, वो एक्चुअल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी किया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहेंगे उसको। तो इन सब का स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। तो 3 पार्ट है बेसिकली, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर हम जे एग्जाम की बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, ऑलमोस्ट। हालांकि हम बता दें कि फिजिकल केमिस्ट्री को आप मान सकते हो कि थोड़ा ज्यादा वेटेज है कंपेयर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर ये 40% पूछता है और जनरली 40% पूछता है, तो 30% ये पूछता है, 30% ये पूछता है, आजकल का जो नॉर्मल ट्रेंड है। हालांकि हम लोग एग्जाम एनालिसिस करेंगे हर साल का, और हर साल का जब एग्जाम एनालिसिस करेंगे तो आपको बताएंगे कि जो ईयर वाइज क्या ट्रेंड रहा है, कितना परसेंट ये पूछा गया है, कितना परसेंट ये पूछा गया है, कितना परसेंट ये पूछा गया है। ठीक है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो खैर, ये तो डिवीजन हुआ। अब हम लोग बेसिक केमिस्ट्री का शुरुआत कर रहे हैं कि केमिस्ट्री में ये डिफिनीशन हमने दिया, केमिस्ट्री का डिफिनीशन दिया, और केमिस्ट्री का जो भी 3 पार्ट है मेजर, इन तीनों चीजों को डिफाइन किया गया है। अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया कि साइंस ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के बारे में स्टडी है। और मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज जिसके पास मास हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, उसी को मैटर कहा जाता है। आप अपने सराउंडिंग में देखोगे तो अधिकतर चीजें आपको मैटर दिख रहा होगा। बहुत कम ऐसा चीज है जो आपको मैटर नहीं दिख रहा होगा। जैसे कि आपको लाइट मैटर नहीं है, साउंड जो आप सुन रहे हो वो मैटर का हिस्सा नहीं है, बाकी सब कुछ आपके सराउंडिंग में जो है वो क्या है? मैटर है।
ठीक है, जैसे कि वाल हुआ, जैसे कि एयर हुआ, जैसे कि आपके पास पेन है, आप हो, सब कुछ भी जिसके पास मास और वॉल्यूम हो वो सब का सब क्या है, मैटर है। तो मैटर के बारे में जो स्टडी होता है वही केमिस्ट्री है। और इसलिए आप समझ सकते हो कि चूंकि आप चारों तरफ से मैटर से घिरे हुए हो, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का। ठीक है, आप कैसे कोई चीज बना हुआ है, वाल है तो वो किसी से बना हुआ है, स्किन है तो वो किसी से बना हुआ है, पेन है तो वो कैसे बना है, उसमें कैसे कैसे चेंज हो सकता है, इन्हीं सभी चीजों का हम लोग स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो मैटर को हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से कि, ठीक है, ए सब्सटेंस या ए एंटिटी को भी कह सकते हो, ए सब्सटेंस हैविंग मास और वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। इसी को हम लोग मैटर कहते हैं। सब्सटेंस का वह फॉर्म जिसमें क्या होगा, मास या वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें, मैटर का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस तरह से हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, मैटर को क्लासिफाई सबसे पहले हम दो पार्ट में करते हैं। एक पार्ट होता है मिक्सचर और एक पार्ट होता है प्योर सब्सटेंस। एक पार्ट होता है मिक्सचर और एक पार्ट होता है प्योर सब्सटेंस। बारी बारी से हम सबको आपको डिफाइन करके बताएंगे, सेपरेट करना सिखाएंगे, कौन प्योर सब्सटेंस है, कौन मिक्सचर है, ये सभी चीजें। मिक्सचर फिर दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो तरह का होता है। प्योर सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट का सबसे छोटा फॉर्म को हम लोग एटम कहते हैं, कंपाउंड का सबसे छोटा फॉर्म को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो यही जनरल क्लासिफिकेशन है मैटर का। जो एक बड़े लेवल पे क्लासिफिकेशन की बात करो, आप एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में, वो चीजें हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ही। लेकिन फिलहाल हम लोग अगर सिंपल क्लासिफिकेशन की बात करें मैटर का, तो यही क्लासिफिकेशन एक हो सकता है कि मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड करें, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस, और प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करें, एलिमेंट और कंपाउंड। सवाल है कि सबका डेफिनेशन क्या होगा, मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, एंड सो ऑन। तो हम सबका डेफिनेशन बताते हैं, आपको समझाते हैं कैसे आप ये चीज को एलिमेंट कहोगे, कंपाउंड कहोगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहोगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहोगे, कैसे किसी चीज को आप एटम कहोगे, मॉलिक्यूल कहोगे। ये चीजें समझना जरूरी है और बहुत हद तक आप जानते भी होंगे, तो हम समझाते हैं आपको। देखिए, मिक्सचर का डेफिनेशन क्या होगा। देखिए, मिक्सचर एज द नेम रिप्रेजेंट, सब लोग मिक्सचर सबसे वाकिफ हैं। मिक्सचर जो होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का एक इर्रेगुलर फैशन में, इर्रेगुलर प्रोपोर्शन में एक कॉम्बिनेशन होता है। दो या दो से अधिक सब्सटेंस का एक इरेगुलर मैनर में, इरेगुलर प्रोपोर्शन में एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो। बात समझना? तो मिक्सचर जो होगा दो या दो से अधिक सब्सटेंस का वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक कॉम्बिनेशन है, एक एग्रीगेट है, मिलाया हुआ चीज है, और उस चीज में क्या होगा, जो कंपोनेंट्स होगा उसका प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगा। मान लो आपने नमक और पानी को मिलाया, तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें नमक का भी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगा, पानी का भी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगा।
और मिक्सचर जो बना रहे हो आप नमक और पानी का, तो नमक और पानी का जो प्रोपोर्शन होगा वो चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो एक ग्लास में 1 चम्मच भी डाल सकते हो, 2 चम्मच भी डाल सकते हो, 10 चम्मच भी डाल सकते हो, या 2 टुकड़ा भी डाल सकते हो। तो ये डिपेंड करता है किस प्रोपोर्शन में आप मिलाते हो, उस पे आपका प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा। लेकिन पॉइंट यही है कि मिक्सचर में वेरिएबल प्रोपोर्शन एक तो प्रेजेंट रहता है कंपोनेंट्स, और दूसरी बात है कि कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टीज से मैच करता है मिक्सचर का प्रॉपर्टी। तो ये 2 पॉइंट है मिक्सचर के बारे में। तो एन एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट मतलब जमा किया हुआ चीज, एन एग्रीगेट ऑफ 2 or more substance, 2 or more substance in variable proportion, in variable proportion such that an aggregate of 2 or more substance in variable proportion such that the properties of aggregate जो बना है should match with its component, with properties of its component, प्रॉपर्टीज के कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज से क्या करे, एग्रीगेट का प्रॉपर्टीज मैच करे। 2 कंडीशन है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एक कंडीशन है कि वेरिएबल प्रोपोर्शन में हो, किसी भी अनुपात में मिला दो आप, और दूसरा कंडीशन है कि जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए मिक्सचर का वो कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टी से मैच करना चाहिए। मिक्सचर जैसा कि आपको बताया गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस नेचर का होगा। होमोजीनियस नेचर का होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, 2 मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर को अगर हम डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है कि जिसमें प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे कि नमक को अगर आपने पानी में मिलाया और अच्छे से उसको मिला दिया, बहुत देर तक उसको मिलाए, तो आप देखोगे कि जो स्वाद है, जो उसका टेस्ट है, वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा। जितना ऊपर में पानी नमकीन होगा उतना ही नीचे वाला पानी भी नमकीन होगा। लेकिन अगर आप नमक को मिलाए, नमक को डाले और अच्छे से नहीं मिलाए, तो ऊपर वाला पानी कम नमकीन होगा, नीचे वाला पानी जैसे जैसे जाओगे आपको ज्यादा नमकीन लगेगा। तो पॉइंट ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है अच्छे से मिला हुआ हो थ्रू आउट, उसका प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन यूनिफॉर्म। तो मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन and properties throughout the mixture is called homogeneous mixture। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होगा, मिक्सचर जिसमें प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द मिक्सचर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि कोई भी अगर अच्छे से मिला हुआ है तो होमोजेनियस है, अच्छे से नहीं मिला हुआ है तो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म नहीं हो, तो मिक्सचर हैविंग different composition and properties in the mixture is called हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर ऐसा होता है, ऐसा मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे जिसमें प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं हो मिक्सचर में, उसी को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, इसका एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारा एग्जांपल होगा जो आपको हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। जैसे कि
वाटर, सी वाटर, नॉट वाटर, सी वाटर लेते हैं आप, कंक्रीट लेते हैं, एयर लेते हैं, मिल्क लेते हैं, ये सब क्या है, ऐसा मिक्सचर है जो कि यूनिफॉर्म नहीं है। आप मड ले लेते हैं, मतलब एक तरह से आप कर्ड ले लेते हैं, क्रीम ले लेते हैं, बहुत सारा चीज है, ठीक है। ये सभी चीजें जो है आपका मिक्सचर का एग्जांपल है। आप अपने सराउंडिंग में अधिकतर चीजें जो देखते हो वो एक तरह से मिक्सचर ही है। फूड देखते हो आप तो क्या है, मिक्सचर ही है, ठीक है। ये सब जो है मिक्सचर का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। अब कौन होमोजीनियस होगा और कौन हेट्रोजीनियस होगा वो डिपेंड करता है कि वो थॉरली मिक्स्ड है अच्छे से कि नहीं है। जैसे कोई चीज तो होमोजीनियस हो सकता है, नहीं भी हो, जैसे कि अगर आप कंक्रीट का होगा तो होमोजीनियस नेचर का नहीं होगा इन जनरल, वो थोड़ा हेट्रोजीनियस नेचर का हमेशा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप NaCl को वाटर में डाल दो तो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से मिलाए। तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्लासिफिकेशन है। अगर हम अगला बात करें अब प्योर सब्सटेंस का, प्योर सब्सटेंस का, देखिए प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपना प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन कांस्टेंट रखता है विद टाइम। कभी इसका प्रॉपर्टीज आज जैसा इसका प्रॉपर्टीज है 2 दिन बाद भी वैसा ही प्रॉपर्टीज होगा, ऐसा नहीं हो कि अभी अलग है बाद में अलग होगा। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म का मतलब अलग अलग होता है। कांस्टेंट मतलब होता है सेम इन टाइम, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम इन स्पेस। स्पेस में हर जगह सेम हो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म, और सेम इन टाइम, अगर टाइम में सब सेम हो तो क्या कहेंगे उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, a substance having constant composition and properties is called pure substance. A substance having constant composition and properties is called pure substance. Pure substance 2 तरह का होगा। पहला तो हम आपको एलिमेंट ही डिफाइन कर लेते हैं। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो सबसे सिंपलेस्ट है। इसको किसी भी सिंपल केमिकल मेथड के द्वारा फर्दर डिसोसिएट नहीं किया जा सकता है, फर्दर प्योर सब्सटेंस के सिंपलर प्योर सब्सटेंस से बदला नहीं जा सकता है। The simplest pure substance which can't be broken, इसको ब्रोक नहीं कर सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। The simplest pure substance which can't be broken into other simpler pure substance by any physical or chemical method. By any physical or chemical method, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जो सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस होगा, जो नहीं ब्रेक कर पाएगा किसी भी सिंपलर प्योर सब्सटेंस को किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा, उसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ये कभी फर्दर टूटेगा नहीं। जैसे कॉपर एग्जांपल की बात करें तो कॉपर सॉलिड, एल्युमिनियम सॉलिड, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करें, ऑक्सीजन एलिमेंट लिखे तब इस चीज गौर कीजिएगा, हम आगे भी जस्ट बताएंगे आपको कि अंतर क्या ऑक्सीजन बोलने में और ऑक्सीजन एलिमेंट बोलने में बहुत अंतर है, ठीक है। सोडियम सॉलिड की बात करें तो ये सब क्या होगा, एलिमेंट का पार्ट, एलिमेंट है। कॉपर को आप तोड़ करके कोई फर्दर एक एलिमेंट नहीं बना सकते हो सिंपल केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड से। हाँ, रेडियो एक्टिविटी एक तरीका जैसे कि तोड़ा जा सकता है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी हम लोग डील नहीं करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को हम लोग नॉर्मल प्रोसेस नहीं लेते हैं। अगला पॉइंट, एलिमेंट के बगल में ही लिखाया गया था आपको एटम।
एटम क्या होता है? एटम जो है एलिमेंट का सिंपलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो एलिमेंट का सारा कैरेक्टरिस्टिक रखता है। समझ लो आप एटम का जो गुच्छा होगा, एटम का जो समझ लो कि कॉम्बिनेशन होगा, एटम का जो एग्रीगेट होगा, ऑब्वियसली बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम का, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, इमेजिन से बहुत छोटा होता है एटम, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, उतना से ज्यादा छोटा होता है। तो एटम का जो कॉम्बिनेशन होगा बहुत सारा, उसी से एलिमेंट बनता है। तो अगर हमको किसी एलिमेंट का प्रॉपर्टी को स्टडी करना है तो हम एटम के प्रॉपर्टी को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि एटम का डिफिनेशन यही है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट which has all of the characteristic, all of the properties of element is called atom. The smallest part of element which has all of the properties, which has all of the properties and the smallest part of element which is all of the properties of element is called atom. It's called atom. इसी को आप क्या कहते हो? एटम। ये एक आइसोलेटेड एलिमेंट की तरह, जैसे कि कॉपर सॉलिड बोला तो वो एक एलिमेंट है, लेकिन कॉपर गैस बोला अगर हमने, एक कॉपर गैस, तो ये हो गया एटम। अगर हम बात करें सोडियम गैस की बात करें तो इसको हम सोडियम एटम कहेंगे। अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो इसको ऑक्सीजन एटम कहेंगे। ये चीज आप अंतर समझो थोड़ा अच्छे से। अगर हम गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं, एक एटम को लिख रहे हैं हम, कोई एटम लिखा और गैस के रूप में लिख दिया ए गैस, तो ये एटम की बात करेंगे। ए अगर सॉलिड लिखा, लिक्विड लिखा, तो ये क्या होगा? एलिमेंट की बात होगी। तो ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है जिसको कि आपको समझना चाहिए। तो अगर हमको एलिमेंट का स्टडी करना है, जैसे कॉपर मेटल का हमको प्रॉपर्टीज जानना है, तो पहले कॉपर एटम का स्टडी करेंगे। कॉपर एटम ये स्मॉलेस्ट पार्ट है कॉपर का, जो सारा का सारा प्रॉपर्टी रखता है कॉपर का, तो हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर बॉन्डिंग वगैरह के कारण कॉपर मेटल बनेगा, उसमें जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा वो अलग इश्यू है, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है कॉपर का, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, वो सिंपली कॉपर एटम से ही डिटरमाइन होगा। तो ये एलिमेंट था। अगला पार्ट है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस का अगला पार्ट है कंपाउंड एंड उसका स्मॉलेस्ट पार्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से अधिक चीजों का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कॉम्बिनेशन होता है। दो या दो से अधिक चीजों का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कॉम्बिनेशन होता है, जिसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होता है कंपेयर टू दोज ऑफ सिंपल का, कंपेयर टू दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। मान लिया आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के वाटर बनाया, तो वाटर का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, जस्ट मिक्सचर का उल्टा डिफिनेशन होता है इसमें। एन एग्रीगेट ऑफ two or more substance in fixed proportion such that properties of aggregate are different from प्रॉपर्टी जो होगा एग्रीगेट का, वो डिफरेंट होगा फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। प्रॉपर्टी जो एग्रीगेट होगा डिफरेंट होगा फ्रॉम इट्स कंपोनेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड कंपाउंड। इज कॉल्ड कंपाउंड। जैसे H2O लिक्विड लो आप, ठीक है, CO2 गैस लो। वैसे आप इसको मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, बिकॉज CO2 गैस लिखे हम, तो गैसियस फॉर्म में एक मॉलिक्यूल की बात हम यहां पे करेंगे। एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या आ सकता है? ठीक है, आप कुछ भी इस तरह से कोई भी और कंपाउंड ले सकते हो। NaCl ले लो, ठीक है, Cu2O3 ले लो,
Cu2O3 नहीं, Au2O3 ले लो, AgCl ले लो, ये सब कोई भी कंपाउंड ले लो, NO2 ले लो, गैस वगैरह, ये सब क्या है? कंपाउंड का फॉर्म, कंपाउंड का पार्ट है, कंपाउंड का एग्जांपल है। मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल, फिर वही डिफिनीशन जो एटम था एलिमेंट के लिए। मॉलिक्यूल जो होता है कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो कि सारा का सारा प्रॉपर्टीज रखता है कंपाउंड का, ठीक है? तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड which has all of the properties of compound, all of the properties of compound is called molecule। एक और बात जान लीजिए, मॉलिक्यूल का फ्रीली एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फ्रीली, जबकि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। इन जनरल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फ्रीली, फ्री फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, जबकि एटम फ्री फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है। बहुत कम, नोबेल गैस ऐसा एटम है जो कि फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लेना है CO2 गैस, इसका एग्जांपल होगा। अगर हम NO2 गैस की बात करें, कोई भी एक गैसियस हम लिखें, मान लो NaCl गैस लिख देते हैं, तो गैसियस फॉर्म में एक मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल की तरह हम बात करेंगे। हालांकि चीजें आप आगे जाके के पढ़ोगे कि NaCl गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूल नहीं कहा जाता है। तो ये आप देखो कहीं कहीं आप नहीं इसको मॉलिक्यूल के टर्म में लिखा जाएगा। H2O गैस, ये सभी चीजें क्या होगा? मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। तो बात यही है, यही मैटर का क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। जैसे कि अगर हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं और पूछते हैं कि बताइए किस तरह का सब्सटेंस है ये, कंपाउंड है, एलिमेंट है, एटम है, मॉलिक्यूल है या फिर मिक्सचर है, तो आप थोड़ा सा इसको बताओ, ठीक है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पेसिस, classify the following species as mixture, compound, molecule, element और एटम। कौन क्या है ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, जैसे हम लिखते हैं पहले फायर, घी, ऐसा लिखते हैं हम सी वाटर, चौथा लिखते हैं हम ऑक्सीजन, पांचवा लिखते हैं हम हाइड्रोजन गैस, छठा लिखते हैं हम हीलियम गैस, सातवां लिखेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड, सातवां के बाद आठवां लिखते हैं हम सोडियम, नौवां लिखते हैं हम पोटेशियम, दसवां लिखते हैं हम एल्युमिनियम, 11वां लिखते हैं हम मरकरी, 12वां लिखते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड, 13 लिखते हैं, 14 और 15। अगर हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, लिख चुके हैं शायद, नहीं लिखे हैं, सोडियम क्लोराइड। अगर हम लिखते हैं सिल्वर नाइट्रेट, अगर लिखते हैं हम जेनॉन, चलो जेनॉन लिखते हैं। ये सभी चीजें, इसमें आपको पहचानना है किसको मिक्सचर कहोगे, किसको कंपाउंड कहोगे, किसको एलिमेंट कहोगे, किसको मॉलिक्यूल कहा जाए और किसको एटम कहा जाए, ठीक है? तो हम लोग करते हैं बारी बारी से। देखिए फायर, फायर क्या होगा? फायर जो होगा मिक्सचर होगा, बिकॉज ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। घी, ये भी क्या होगा? मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। फैट्स होगा और बहुत तरह का कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होगा वो। सी वाटर, ये भी क्या है? मिक्सचर का एग्जाम्पल है। देखिए अगला पॉइंट है ऑक्सीजन। यहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन हम बोल रहे हैं, ऑक्सीजन
जब भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो जो उसका नेचुरल स्टेट होता है उसको लिया जाता है। ऑक्सीजन का मतलब हुआ सबसे पहली बात ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस मतलब O2 गैस। आप इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे मॉलिक्यूल। सबसे बेहतर जो इसका नाम हो सकता है, मतलब इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। O2 दो चीज आपस में मिला हुआ है, कंपाउंड बन रहा है एक तरह से, और उसका गैसियस फॉर्म मतलब एक आइसोलेटेड स्पीसीज, एक आइसोलेटेड आइटम, सॉरी एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, एक आइसोलेटेड स्पीसीज ऑफ कंपाउंड। तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल कहलाओगे। ये बात याद रखोगे। ऑक्सीजन बोला मतलब ऑक्सीजन गैस बोला, हाइड्रोजन गैस बोला मतलब H2 गैस बोला, जो उसका नेचुरल स्टेट है। तो ये क्या होगा? एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है। हीलियम अगर हम बोल रहे हैं तो हीलियम का नेचुरल स्टेट है हीलियम गैस, और हीलियम गैस मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि एक आइसोलेटेड एटम है, तो एटम कहलाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं मतलब CO2 गैस, तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूल। इस बात को गौर कीजिएगा, जब गैसियस फॉर्म में आप लिखते हो तो जो आपका कंपाउंड है या एलिमेंट है वही आपका मॉलिक्यूल और एटम में बदल जाता है। कंपाउंड मॉलिक्यूल में, एलिमेंट एटम में। जब आप सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में लिखते हो तो उसी को आप कंपाउंड या एलिमेंट कहोगे। जैसे सोडियम, सोडियम का मतलब हुआ सोडियम सॉलिड, मतलब ये हो गया एलिमेंट। पोटेशियम का मतलब हुआ पोटेशियम सॉलिड, इसका मतलब हो गया एलिमेंट। एल्युमिनियम का मतलब हुआ एल्युमिनियम सॉलिड, मतलब इसका मतलब हो गया ये एलिमेंट। इसको आप एटम नहीं कहोगे। अगर आप मरकरी लिखते हो Hg तो लिक्विड होता है, ये भी हो गया आपका एलिमेंट। सल्फर डाइऑक्साइड लिखते हो तो इसका मतलब हुआ SO2 गैस, और ये क्या हो जाएगा? फिर मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसको हम कंपाउंड ना कह करके मॉलिक्यूल कहेंगे, बिकॉज गैसियस का मतलब है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकुलर कंपाउंड का एक सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, एक पार्ट लिख रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन या सॉलिड होगा, ये क्या होगा? कंपाउंड कहलाएगा। जेनन जो होता है गैस होता है, Ag गैस, और इसलिए क्या कहलाएगा? ये एटम कहलाएगा। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl सॉलिड होता है, और इसलिए क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि कब एलिमेंट शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, कब एटम शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, कब कंपाउंड इस्तेमाल करना चाहिए, और कब मॉलिक्यूल शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारा जो है मैटर का क्लासिफिकेशन है, जिसको कि आपको समझना चाहिए। कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन मॉलिक्यूल है और कौन एटम है। ठीक है, अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे? एलिमेंट्स का डिवीजन पढ़ेंगे, और फिर एटम का प्रॉपर्टीज, एटम में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स का डिवीजन, एलिमेंट्स को पहचानना, एलिमेंट्स का नोटेशन, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज वगैरह, और एटम का प्रॉपर्टीज, एटम को पहचानना, एटम का डिफरेंट क्लासिफिकेशन, एटम का जो पार्ट्स होता है उन सब का स्टडी करेंगे।